अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक बार फिर से आपका इस्तकबाल है हमारे शो एक मुलाकात जवाद अफजल के साथ में। आज के हमारे मेहमान हैं खामगांव नगर पालिका के माजी नगर सेवक परवेज पठान साहब। आज हम इनसे अपने सवालात करेंगे, आपके भेजे गए सवालात करेंगे और इनके दिल की बात जानने की कोशिश करेंगे। परवेज पठान साहब, सबसे पहले तो मैं आपका इस्तकबाल करता हूँ अपने इस प्रोग्राम में। बहुत बहुत शुक्रिया और खास तौर से जवाद साहब, मैं भी आपको तहे दिल से मुबारकबाद देता हूँ कि आपने मुझे आपके इस शो में बुलाया और मुझे बात रखने का मौका दिया। और आपके YouTube चैनल के माध्यम से आपने जो ये पहल चालू की, मैं उसके लिए आपको और आपके चैनल को भी मुबारकबाद देता हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह आपको कामयाब करे, आगे भी आपका हौसला बढ़ाए। जज़ाकल्लाह। परवेज पठान साहब, जैसा कि हम जानते हैं कि एक दौर में आप खामगांव शहर के नगर सेवक रह चुके हैं और खामगांव की सियासत में जाना माना नाम है परवेज पठान। तो क्या एक मरतबा अभी अगले कुछ दिनों में हमारे सामने नगर परिषद के चुनाव है नगर पालिका के, तो क्या हम उसके अंदर परवेज पठान को कैंडिडेट के तौर पर देख सकते हैं? ठीक है जवाद साहब, मैं 2002 में पहली मरतबा जब मुझे टिकट मिला और मेरे प्रभाग के लोगों ने, मेरे चाहने वालों ने मेरे में कुछ ना देखते हुए मेरे को भारी वोटों से चुन के दिया था जी। और चुन के देने के बाद में मैंने बड़ी खुशी का इजहार किया था कि अल्लाह ने ये बहुत बड़ा मर्तबा मुझे दिया। लोगों की उम्र निकल जाती ये मकाम हासिल करने के लिए जी। मगर अल्लाह का एहसान है और मेरे वार्ड के लोगों की दुआएं थी साथ में। उसके बाद जब मेरा निकाल हुआ चुनाव का, तो मैं घर में बैठ के अल्लाह का शुक्र अदा किया और ये तय किया मैंने कि मैं तन मन धन से लोगों की सेवा करूंगा, लोगों के काम करूंगा। तो अल्लाह के फजल करम से वो तारीख है और आज की तारीख है, 20 साल का अरसा गुजर गया मेरी सियासत। मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। मेरे साथ में जो भी मेरे हमदर्द, मेरे वार्ड के लोग जो भी कोई तकलीफ में थे, तो मैंने हमेशा आज भी खांदे को खांदा लगा के उनका काम किया। और अल्लाह के फजल करम से आपने जो बात कही कि आप इच्छुक उम्मीदवार है क्या, तो मैं इच्छुक उम्मीदवार नहीं हूँ। मेरे वार्ड के लोग इच्छुक है कि ये बारी में मैं इलेक्शन के मुकाम पे खड़े रहूं और उनकी बहुत अच्छी रिस्पांस मेरे को मिल रहा है। और मैंने अभी तक, आप यकीन माने जवाद साहब, मैंने एक भी वोटर को ऐसा जाके नहीं बोला कि मैं इलेक्शन में खड़े रहना, मेरा साथ देना। प्रत्येक वोटर 80% वोटर मेरे पास में आके मेरे से रिक्वेस्ट कर रहे कि परवेज भाई ये बारी में हमको आपकी जरूरत है और आप मैदान में आइए। तो इंशाअल्लाह वार्ड के लोगों की जो राय रहेंगी वो राय के साथ मैं आप जो 2002 में जब मेंबर रहे, जुना फैल का जो एरिया है वो प्रभाग से आप रहे, तो अभी भी इस बार भी आपका उसी प्रभाग से इलेक्शन लड़ने का इरादा है? नहीं, मेरा वो प्रभाग से है, मैं इंशाल्लाह 12 प्रभाग से खड़े हूँ। जी। प्रभाग तो आपने बता दिया कि आप 12 प्रभाग से खड़े रहेंगे, लेकिन पार्टी आप उस वक्त कांग्रेस से थे, अभी क्या इस वक्त भी आप कांग्रेस से? नहीं, मैं कांग्रेस का उम्मीदवार रहूंगा, कांग्रेस से ही टिकट मांगूंगा, कांग्रेस से ही इच्छुक हूँ। अच्छा, और अगर कांग्रेस टिकट नहीं देती है तो क्या परवेज पठान कांग्रेस को टिकट नहीं देने का अभी कोई मतलब ही नहीं आता। अभी कैसा है कि साहब ने, आमदार दिलीप कुमार सानंदा साहब ने ये डिसाइड करे कि वार्ड के लोग जो बोलेंगे उसको उम्मीदवारी दी जाएगी। अब वार्ड के लोग अगर मेरी सिफारिश करते तो जाहिर सी बात है मेरे को टिकट मिलेगा, और मेरे को अगर वार्ड के लोग इनकार करते तो मेरे को टिकट लेने का कोई मतलब ही नहीं आ रहा। जब मेरे वार्ड के लोग वो अगर से मेरे फेवर में नहीं रहेंगे जवाद साहब, आमदार साहब के पास में वार्ड के सभी लोग जिम्मेदार, जो वार्ड के जिम्मेदार है, वो लोगों को बुलाया जाएगा, वो लोगों के बीच में बात रखी जाएगी। हम जितने भी उसमें उम्मीदवार रहेंगे इच्छुक, उनके पास में ये रखा जाएगा कि फला फला आदमी इच्छुक है, आपकी क्या राय है? वो राय में अगर मैं बैठता तो मैं इंशाल्लाह कांग्रेस से पार्टी से टिकट लेकर लड़ूंगा। अगर मेरे को लोगों ने नकार दिए तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि भाई मेरा टिकट आमदार सानंदा साहब ने काटे, ये वार्ड के लोगों की मर्जी रही। अगर टिकट नहीं मिलता है तो फिर उसके बाद परवेज पठान में खड़े रहने का कोई नहीं, मैं अवाम के साथ रहूंगा।
मेरी अवाम जो फैसला लेंगी, अभी भी मैंने आपको बताया जी कि सारा डिफेंड आया हमारे वार्ड के लोगों पे, जी पूरे वोटरों पे, वहाँ के जिम्मेदारों पे। वो जो डिसीजन लेंगे मैं उनके साथ। ठीक है। आपने एक बात कही कि वार्ड के लोग जैसा बोलेंगे आप वैसा जी। करेंगे। अगर वार्ड के लोग अगर ये चाहे कि आप कांग्रेस से ना रहे कि अपक्ष खड़े रहे, किसी और पार्टी से खड़े रहे, तो फिर इस पर नहीं, वो तो वार्ड के लोग ही डिसाइड करेंगे ना। उस पर तैयार रहे परवेश पठान पहले मैं क्या बता रहा आपको कि जी। पहला ऑप्शन कांग्रेस। जब मैंने मेरी सोच, मेरी अपनी डिमांड साहब के पास रखा, जी। आमदार साहब के, और मैं आज भी कांग्रेस से जुड़ा हुआ हूँ। जी। और कांग्रेस से जुड़ने का मतलब क्या है कि अगर मैंने उनके पास में मेरी सोच रखा और वार्ड के लोग उसको फेवर करते तो जाहिर सी बात है ना, मैं कांग्रेस से लड़ूंगा। जी। एक आपने बताया कि 2002 में आप नगर सेवक थे। 2002 में नगर सेवक रहे, चुनकर आए, 5 साल आप नगर सेवक रहे। उसके बाद में आपने दोबारा इलेक्शन नहीं लड़ा। उसके बाद फिर आप 20 साल का अरसा गुजर चुका है, परवेश पठान कभी एज अ कैंडिडेट नजर नहीं आए। फिर 20 साल के बाद आप आपको ऐसी क्यों जरूरत महसूस हुई कि इलेक्शन में मैदान में उतरना चाहिए? उसमें जवाब साहब मैं आपको बताता कि 2002 में जब मेरे को पहली फर्स्ट टाइम, जब ऐसा आप समझो कि मेरे को ऐसा नया नया होश था, सियासत की एबीसीडी भी नहीं समझती। बाकी सियासत के जैसा जो माहिर थे, हमारे मास्टर साहब हो गए, डॉक्टर वकार साहब हो गए, ऐसे लोग हैं हमारे वार्ड के भी जो जिम्मेदार थे, जमील मास्टर साहब वगैरह, और बहुत से लोग ऐसे हैं। तो इनके पीछे पीछे रह के मैंने कुछ सीखा था। जी। वो इसमें ऐसा हुआ था कि पहले 2002 से 2007 तक के बीच में जब मैं नगर सेवक रहा, उसके बाद में हमारी बॉडी डिजॉल्व हुई। उसके बाद में 7 के बाद में हमारा वार्ड ओबीसी लेडीज निकला, ओबीसी में अपन नहीं बैठे। 2007 के बाद में 2012 के अंदर जब प्रभाग वाइज हुआ था, उस वक्त मैं इच्छुक था, मेरा टिकट कंफर्म हो गया था, मैंने सारे पेपरों में आ गया था, सब बातें हो गई थी। आखिरी में कुछ मेरे एंटी, मेरे अपने भाई, जो हो सकता सियासत में जलन हसत रही थी, तो उन्होंने अंदर साहब के, सानंदा साहब के, आज जो लोग बीजेपी के हिमायत कर रहे, वो लोग सानंदा साहब के साथ थे, और उन्होंने सानंदा साहब को मिसगाइड करके मेरा टिकट काटे थे। इन 12 में भी आप इच्छुक थे और 7 में भी आप मेरा टिकट कंफर्म था, लेकिन प्रभाग ओबीसी आ गया था। ओबीसी आ गया। उसके बाद में 2012 के अंदर मेरा टिकट कंफर्म होगा था। मगर कुछ अपने भाई ने, कुछ अपने वार्ड के कुछ लोग बता रहा, जो जैसा जलन हसत रखते और जो नहीं चाहते कि परवेश पठान सियासत में ऊंचा जाए, ऐसे लोगों ने आमदार साहब को मिसगाइड करके। लेकिन इस बार तो आप बता रहे हैं कि आपके प्रभाग के सब लोग आपके साथ है, सब आपको आके बोल रहे, सब चाहते कि परवेश पठान हमारे मेंबर बने। तो इस मर्तबा हो सकता है आपका टिकट ना कटे, ये हमको उम्मीद है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, हमारी जनता के लिए भी और मेरी भी मालूमात के लिए भी, कि आप जब नगर सेवक थे 5 साल, उस वक्त में आपने प्रभाग के लिए कौन से काम किए थे? क्या ऐसे काम प्रभाग के लिए मैंने जो काम किए, वो काम लोगों को आज तक याद है जी। तो वो एक मर्तबा दोहरा दिया जाए। मेरे एजुकेशन के मामले में हमारे 2 नंबर स्कूल एक बड़ा इदारा था, वो इदारे के अंदर पाठ संख्या कैसी बढ़ाना, कैसा एजुकेशन के तरफ ध्यान देना। जब वह सब 2003-2004 में पानी का इतना प्रॉब्लम आ गया था, मेरे ख्याल से शायद आप भी वहां रहते थे जब, तो एक एक घंटे को लोग तरसते थे। मैंने एक एक घर में पानी पहुंचाया था, रात दिन मेहनत करके। अरे रात में 3-3 बजे 4-4 बजे उठ के लोगों को पानी की समस्या हल करता था जी। उसके बाद में जो जरूरतियात के चीजें जो रहते थे लोगों की, यानी मेरा मतलब यह है कि नाला, रोड और ढापे डालना ये विकास नहीं। हाँ, मेरा यही आपसे सवाल है। ये विकास नहीं है। विकास अपने जरूरती याद के जो चीज है आज भी, उसके तरफ कोई ख्याल नहीं दे रहा। मेरे को एक बात बताओ कि आज अपन नाला, ढापे और रोड तक सीमित अगर रहेंगे तो ये दूसरे बुनियादी काम कौन करेगा? जबकि ये बुनियादी काम की जवाबदारी अवाम हमारे पे डालती। बिल्कुल। कि भाई हमारे ऊपर जो तकलीफात आती, जैसा आज देखो तुम राशन कार्ड का प्रॉब्लम, 2 रुपए किलो के राशन कार्ड के वास्ते आज भी गरीब लोग उससे दूर है। नगर सेवकों का इसके ऊपर कोई कोई ध्यान नहीं है। बिल्कुल। बरोबर पानी का प्रॉब्लम है,
आज अपने वहां पर ऐसा लेके चलो कि 2 नगर सेवक सभापति बने थे, तो आज भी पानी की समस्या गांव में है। तुम नगर सेवक वाट कुड़ता नहीं है, नगर का सेवक, और पानी पुरवठा सभापति म्हणजे पूरे गांव का सभापति। आज पूरे गांव का हालत है। तुम अगर वो टाइम में ये काम कर लेते, तुमको क्या प्रॉब्लम था? तो मेरा बोलने का मतलब है वो पानी का समस्या के ऊपर भी मैंने ख्याल दिया था। उसके बाद में साफ सफाई का मसला तो छोड़िए, मैंने बहुत किया। उसके बाद में जो जरूरत की चीज है, आज देखो वो टाइम में भी हम सानंदा साहब के साथ थे और विपक्ष में थे। उसके बावजूद भी हम दिलीप सानंदा साहब के, हमारे माजी आमदार, मतलब भावी आमदार बोलूंगा उनको, तो उनके माध्यम से हमने कहीं रोजगार, बेरोजगार बच्चों को रोजगार दिलाने की कोशिश करी। जैसा किसको बैंक से लोन दिला देना, किसको कहीं MIDC में लगा देना, जैसे छोटी मोटी कोशिश हमारी जारी थी। जैसे अपन स्थानिक आमदार के साथ में अगर काम करते तो जाहिर सी बात है अपना जाति मफाद मत देखो, कौम की क्या खिदमत हो सकती वो देखो। आज मैं बताता तुमको क्या, बहुत आपके चैनल के माध्यम से भी सुना, मैं आपका पूरा एपिसोड देखता, यानी जो भी गेस्ट रहता उसको मैं देखता, पूरा देखता और डबल रिपीट करके देखता। तो ये चीजा पे मैं बोलता आपके एपिसोड के अंदर कोई किसने ध्यान ही नहीं दिया। किसने आपको ये नहीं बोला कि जवाब साहब भगत ये बोले कि आमदार थाना आकाश फुंडकर के साथ में हम बहुत करीबी है, हम उनके साथ में बैठ के खाना खाते। मेरे को एक बात बताओ, रोजगार के मामले में तुमने आकाश फुंडकर स्थानिक आमदार के माध्यम से कितने मुसलमानों को रोजगार दिया, कितने मुसलमानों के लिए जद्दोजहद की कि भाई इनको कुछ ना कुछ रोजगार मिले, सर्विस मिले। आज ऐसा नहीं, अपना गांव कोई छोटा मोटा गांव नहीं, इंडस्ट्री एरिया है जी। आप अगर चाहते 8 साल में, तो 8 साल में कम से कम 18 बच्चों को तो लगा सकते। दूसरी बात मेरी, एक जवाब साहब, एक मिनट, पार्ले कंपनी में आज एक भी मुसलमान नहीं बच्चा। नगर पालिका के जो अपने जनता गाड़ी है जी, उसमें भी एक भी बच्चा मेरा ख्याल से मुस्लिम नहीं है ना। मेरा बोलने का मतलब आता है कि नाला ढापे इसको विकास मत समझो, कोई बुनियादी काम करो, लोगों के निराधार के पैसे पास करो, 2 रुपए का राशन कार्ड बनाओ, या ऐसे बहुत से मसले हैं। मैंने अपने प्रोग्राम में जो मेहमान आए उनसे ये बात की भी, जो भी इससे पहले कुछ लोग आए उनसे मैंने ये बात भी की, क्या हमारी मुसलमानों का काम सिर्फ नाली बना देना, रोड बना देना, लाइट लगा देना यही है कि इसके अलावा भी कुछ काम है? तो चलो मुझे कोई एक ऐसा इंसान मिला जिसकी नजर में ये भी मुसलमानों के काम है। उम्मीद है कि आप अगर जनता देती है तो आप काम पब्लिक के करके देंगे। अभी आने वाला इलेक्शन आपके सामने जो है, आप इच्छुक उम्मीदवार है पब्लिक की तरफ से, तो आपकी नजर में कौन से काम है, आप अपने प्रभाग के कौन से काम करवाना चाहते हैं? मेरे क्या मुद्दे है आपके इलेक्शन? मेरे प्रभाग का सबसे पहले एजुकेशन पे ख्याल दूंगा, क्योंकि जवाब साहब आज 2 नंबर उर्दू 2 नंबर स्कूल खामगांव शहर के अंदर सबसे बड़ी स्कूल थी। आज देखो उसकी पाठ संख्या, आप मेरी बात पे यकीन मत करो, आप वो इदारे में जाके देखो कि वहां पहले हमारे टाइम में क्या पाठ संख्या थी और आज क्या हुआ। तो सबसे पहले मैं उसको के ऊपर ख्याल दूंगा, उसके ऊपर ज्यादा एजुकेशन के ऊपर तवज्जो दूंगा कि भाई आज हमारे जो कम पढ़े लिखे, एजुकेशन कम है हमारे लोगों में, उसमें एजुकेशन के म्यार बढ़े। दूसरी बात, जवाब साहब सुख में दुख में लोगों के आने की पूरी कोशिश करूंगा, और जो बच्चे आज बेरोजगार है उनको रोजगार देने की कोशिश करूँ, चाहे उसके वास्ते मेरे को स्थानिक आमदार की या मेरे नेता से विरोध करना पड़े तो मैं करूंगा। बाकी मेरी जो बात है मैं ये उनसे मनवा के रहूंगा, क्योंकि परवेश पठान ने आज तक खुद के लिए कभी कोई काम नहीं लिया। मेरे को कभी कोई उंगली उठा के नहीं बोल सकता कि परवेश पठान ने 5 रुपए का काम लिया। मैं किसका दबावा नहीं हूँ, मैं आपके चैनल के माध्यम से खुला बोलता, मैं सियासत करता मेरे अवाम के लिए, मेरे लोगों के लिए, और ये इंशाल्लाह मैं करके रहूंगा। आपने कहा कि आपको स्कूल की जिम्मेदारी है, इसके अलावा प्रभाग के जो काम, कुछ काम आपकी नजर में है जो काम आपको करने हैं, तो अभी पिछले 5 साल काम है। अभी देखो मैं बोलता क्या, अपने पुल का काम है और खाटिक बिरादरी को एक जमात खाने की जरूरत है, कुरैशी बिरादरी को एक जमात की जरूरत है। आप पीछे पलट के जाइए,
8 साल पहले आमदार सानंदा साहब के माध्यम से कितने काम हुए, और 8 साल ये रनिंग 8 साल में देखो आप मुसलमानों के कितने काम हुए। ये जो वावेला कर रहे जी, ये मेरा सवाल यही है कि आपको लगता है ये पिछले 5 सालों में प्रभाग नंबर 12 में जो काम होने चाहिए थे वैसे काम हुए नहीं? ये नाला, रोड और ढापे ये काम नहीं। मैंने जो मेरे कार्यकाल में वो विपक्ष में था जवाहर सर, विपक्ष में था, हम 2 नगर सेवक थे सिर्फ मुस्लिम। उसके बावजूद भी मैंने आमदार सानंदा साहब की निधि से, नगर पालिका की निधि से करोड़ों रुपए के काम कराया। अच्छा परवेज पठान साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, क्या विपक्ष में रहते हुए भी कोई नगर सेवक काम करवा सकता है? तुम्हारे में ताकत हो ना। तो फिर अभी जो नगर सेवक विपक्ष में है वो उन्होंने काम नहीं अगर कोई करवाया, मेरे पास में ऐसी शिकायत आई लोग बर्थडे प्लॉट से, अगर मैं किसी से सवाल पूछना चाहता, ये लोग मुझसे सवाल भेजते कि इनसे ये पूछो, तो उनका ये शिकायत होती कि भाई हम लोग इन लोगों के पास काम लेके जाते तो इनकी ये हमको शिकायत होती कि हमारे पास में सत्ता नहीं है। तो क्या ये एक रीजन हो सकता है सत्ता नहीं होना? ताकत तुम्हारे में होना। मैं यकीन मानो, मेरे वार्ड के मेरे कार्यकाल में, मेरे पीरियड के अंदर जो नगर पालिका के अंदर अपने मुस्लिम कर्मचारी थे, आप उनसे जाके पूछो कि परवेज पठान का वहां पर रूल क्या था, परवेज पठान का वहां पर काम करने का तरीका क्या था। वहां जाके सिर्फ 1 गिलास लस्सी पी के सभागृह के अंदर परवेज पठान कभी नहीं बैठा। मैंने हमेशा कौम की मिल्लत के काम के वास्ते वहां पर लड़ा, वहां पर विरोध करा। मेरे काम जब तक नहीं मनवाते थे मैं 308 में जाता था, जवाहर साहब अकेला जाता था, प्रोसीडिंग की रिपोर्ट काटता था, 308 में कलेक्टर के पास डालता था, कलेक्टर अगर नहीं बोलता तो अमरावती कमिश्नर जाता था, मैं अकेला संघर्ष करता था। क्या कौम को जरूरत है कि जो इतना है, जो नगर सेवक को समझता है कि अगर हमारा काम नहीं हो रहा है तो कहाँ जाना है, क्या करना है, ऐसा चुन के दे, या फिर जैसा कि हमने सुना बहुत से लोगों ने ये जिक्र भी किया, पिछले मरतबा हमारे पास में शेख सलीम साहब आए तो उन्होंने कहा कि ऐसे लोग हम चुन के दे देते हैं जिनको नगर पालिका लिखकर नहीं आ रहा। नहीं, बरोबर, सही बात है। कौम की भी जिम्मेदारी है कि ऐसे लोग, कौम की जिम्मेदारी क्या ऐसे लोगों को चुन के दे जो वाकिफ में आपके दिल और जान से काम करे, उनको सूझबूझ हो, उनको काम करने का तरीका हो, थोड़ा एजुकेशन हो, थोड़ी दादागिरी हो, हर चीज में माहिर होना। मैं बता रहा ना आपको, मेरा काम अगर सीधा नहीं होता तो मैं सीधी सीधी बात करता जवाहर साहब कि मेरा अगर काम अगर रुक जाता तो यकीन मानो मैं सीओ के अंग पे जाता था। उसके कैबिन में जब बैठता था तो मैं 6-6 घंटे उठता नहीं था। नहीं साहब, मेरा काम जब तक आप करके नहीं देंगे, जब तक मेरे काम पे सही नहीं होंगे, मैं आपके कैबिन में से नहीं उठूंगा। ये मेरी आर्ट रहती थी। उसके बावजूद अगर सीओ कुछ करता तो मैं सीओ के आंग पे जाने की ताकत भी रखा। मेरे काम इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल करम से मैं मनवा के लेता था। अभी परवेज पठान साहब एक मरतबा फिर वो तारीख को दोहराना चाहते हैं इंशाअल्लाह। अगर लोगों का साथ रहा, उनकी दुआएं साथ में है मेरे, तो इंशाअल्लाह ये चीज साथ होंगी, इससे ज्यादा होंगी। क्योंकि मेरे को कैसा है, ये 20 साल का पूरा तजुर्बा आया हुआ है और इंशाअल्लाह कोई बाद में रुकावट नहीं है। आज भी जवाहर साहब, आज भी मेरे को लेके चलो तुम कोई भी डिपार्टमेंट में, अल्लाह के फजल करम से जो रनिंग का काम नहीं होता मेरा 1 मिनट में काम होता। चलिए अच्छा है, फिर ऐसा चाहे नगर पालिका हो, कोर्ट हो, कचेरी हो, थाना हो, दवाखाना हो, दवाखाने के माध्यम से भी मैं आपको गवाह में रख के बात करना चाहता हूँ कि जवाहर साहब आपने हमेशा मेरे को दवाखाने में देखे। आज भी मेरे को अगर फोन आया तो 3 बजे रात को भी मेरे सिराने से मोबाइल रहता, मैं पेशेंट के पहले दवाखाने में पहुंचता आज भी। और मैं आपको भी मुबारकबाद देता, आपके गाजी फाउंडेशन को मुबारकबाद देता कि कई सालों के बाद मेरे को ऐसा सोशल वर्क दिखा जो आपके माध्यम से हो रहा। आप लोगों का साथ हमेशा हमारी दुआ गाजी फाउंडेशन के साथ में और रही है। अगला सवाल परवेज पठान साहब आपसे मेरा ये है कि शहर में एक ऐसी भी चर्चा है कि अगर कांग्रेस परवेज पठान साहब को टिकट नहीं देती है तो परवेज पठान साहब एमआईएम से इलेक्शन लड़ेंगे। उनके दोस्त है आरिफ पहलवान साहब, उनके साथ मिलकर एमआईएम में काम करेंगे अगर कांग्रेस से टिकट नहीं मिलता। तो ऐसी चर्चा है मस्तान चौक में, शहर में। नहीं तो मैं एमआईएम के साथ में, देखो आरिफ पहलवान का मेरा ये पर्सनली मामला जी, वो मेरे अच्छे दोस्त है, मगर सियासी एतबार से देखा जाए तो मेरा उनका कोई तालमेल नहीं, क्योंकि मैंने तुम्हारे खामगांव की शहर की एमआईएम को बहुत तारीफ से देखा। वो अभी बीच में जब एमआईएम मेरे ख्याल से 2-2.5 साल पहले अच्छी एक गिरी पकड़ी थी उसने, एमआईएम में डॉक्टर मास्टर
एजुकेट लोग जुड़ रहे थे, मगर फिर ऐसा क्या टर्नओवर आया कि उनको भी एक एहसास हुआ कि नहीं, ये अपन सोचते रहते जैसी इमाम ये वैसी नहीं है, और हकीकत में वैसी नहीं है। खामगांव के इमाम, मैं इमाम से कोई मेरा जाति वो नहीं है, मैं इतना बड़ा लीडर नहीं है कि मैं आसाद साहब को बुरा बोलूं, मेरा उनसे कोई ऐसा जाति वो नहीं है। मैं खामगांव के इमाम में अगर मेरे को कांग्रेस टिकट नहीं देती तो मैं क्या बेसिक पे जाऊं और किसकी सदारत में जाऊं कि रहनुमाई का वो दावेदार है, उल्टा जिसके हाथ में अखबार है। जवाब साहब, आपके जैसे पढ़े लिखे लोग अगर आते तो हम एक मरतबा सोचने पे मजबूर होते कि यार एजुकेट लोगों के, दानिशमंद लोगों के पीछे रहो। अभी तुम्हारी एमआईएम की मेरे को बॉडी बताओ कौन सी है, मैं दावे से बोलता आपको भी नहीं मालूम और किसको भी नहीं मालूम। नहीं, ये सवाल हमने एमआईएम के शहर अध्यक्ष आरिफ पहलवान साहब से किया था। उन्होंने बताया था कि जिसको बॉडी चाहिए वो मेरे पास आए, मेरे पास तैयार है पूरी बॉडी लेटर पैड पर, ऐसा उन्होंने इसका जवाब दिया था। खैर, इससे तो बॉडी रिकॉर्ड करने से कोई आपके पास थोड़ी आएगा कि मेरे को तुम ऐसे एजुकेट लोग चुनो गाँव में। अब जवाब साहब कहता एमआईएम की तो बात ही मत करो, मैं उनके रग रग से वाकिफ हूँ। जी, मेरे पास में पूरे हकीकत बता रहा, मैं कभी झूठ नहीं बोलता, किस पे आरोप नहीं करता। हरीफ पहलवान का मेरा पर्सनल मामला है। आपने पार्टी के ताल्लुक से पूछा तो मेरे शहर में चर्चा है परवेज पठान एमआईएम से लड़ सकते हैं। गलत बात, मैं भूल के भी नहीं जा रहा, सकता, भूल के भी नहीं। अच्छा, अगर बैठना 6 साल 5 साल खाली रहना पड़े तो मंजूर है, बाकी मैं एमआईएम के साथ नहीं जाऊंगा, क्योंकि एमआईएम की पूरी कारस्तानी मेरे पास में ये बात, क्योंकि जो जैसा अब मैं बोलता कितने भी बैठे यहाँ पर, आमदार साहब दिलीप सानंदा साहब का, हमारे नेता, कोई लेना देना नहीं अभी 8 साल से, वो उनके पास कोई पद नहीं है, वो एमएलए नहीं है। हर वक्त आ रहा आमदार साहब के बारे में, अरे तुमने 8 साल में क्या करे ये बताओ। जो सानंदा साहब की आप बात कर रहे हैं वो कांग्रेस के नेता है, कांग्रेस की बागडोर उनके हाथ में है ना। मैं जवाब साहब सत्ता जी और आमदार, अब मैं नगर सेवक नहीं है, मेरे को आपसे अगर काम लेना है तो मैं एक मजबूरी समझूंगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जवाब साहब आप मेरा काम कर दो। नगर पालिका में अगर मैं कुछ चीज के वास्ते गया, कोई एफिडेविट के वास्ते गया, कोई जन्म मुहूर्त दाखिले के वास्ते गया, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा। और मेरे पास अगर ताकत रही, मैं नगर सेवक रहा, दिलीप सानंदा जैसा आमदार थे तो जब ताकत बताते, आज मैं अगर नगर सेवक नहीं हूँ तो मेरे को विनंती करना पड़ती, दरखास्त करना पड़ती। और मैं अगर नगर सेवक रहा तो मैं आपको बताता, मैं कैबिन में से काट के कागज लेने की ताकत रखता, फर्क पड़ता। नगर सेवक में इतनी ताकत होनी चाहिए, वो है मैंने करा ना। हाँ, इतनी सूझबूझ भी होनी चाहिए किस तरह से काम लिया जाए। जवाब साहब, मैं जब नगर सेवक बना था तो मैंने पुणे से उसके अधिनियम की किताब बुलाया था। अच्छा। और मैं पूरा अभ्यास करके, पूरा पढ़ के जाके सभा गृह के अंदर विरोध करता था। मेरे को नगर पालिका के अंदर आज भी अभ्यासु नगर सेवक के नाम से जाने जाते, ये अल्लाह का एहसान। परवेज पठान साहब, यहाँ पर मेरे जो सवाल थे आपसे वो तो खत्म होते हैं। हमारे चैनल में आप तो देखते हैं कि एक ऑप्शन ऐसा भी है कि पब्लिक कुछ सवाल कर सकती है, तो चंद लोगों के सवाल आए हैं। पहला सवाल एक साहब का ये है कि आज पिछले कुछ सालों से जिस बीजेपी की आप पुरजोर मुखालिफत करते हैं, एक वक्त था कि आप उसी बीजेपी के साथ थे, फिर क्या वजह थी? साथ में नहीं था मेरा, मैंने आपको बताया ना कि मैं सच्चा और सीधा आदमी हूँ। मैं अगर मेरे नेता का भी विरोध करने का रहा तो मैं खुलेआम करता। मैंने दिलीप सेठ का भी विरोध करा, खुलेआम करा, क्योंकि मैं दबाव की राजनीति नहीं करता। और रही बात आपकी कि मैंने बीजेपी का काम करा, बीजेपी का काम मैंने इसलिए कह रहा था कि मेरे जो मसले थे, मेरी जो काम के मसले थे, वो साहब के पास रखा था, साहब ने नहीं करे थे। मैंने साहब का, कांग्रेस का विरोध नहीं करा। साहब को मेरा पर्सनल एक डिसीजन था कि मेरे काम नहीं हो रहे, मैं ऐसा करना चाहता, और मैंने करा था। फिर आपके काम हुए बीजेपी के साथ रहकर? नहीं, बीजेपी के साथ मैं बता रहा ना कि वापस मेरे को एहसास हुआ कि नहीं, अपने पूरे लाइफ के अंदर पहली गलती थी जो अपन फिरका परस्त पार्टी के साथ, क्योंकि वो ऑलरेडी मुस्लिम दुश्मन है। अभी देखो हालात जो आ रहे बहुत खराब है। अभी हर बात में हमको तकलीफ हो रही, कम से कम अपनों को इतना एहसास होना चाहिए कि आज अपने हुआ समझो, कुछ भी हो रहा, जिंदगी का भरोसा नहीं, अपने औलाद को तकलीफ नहीं होना। देखो इनका मिशन, इनकी सोच, इनकी बहुत खतरनाक है। ये अपने को सोच बूझ के साथ काम करना है। बहुत से पार्टियां हैं,
तुमको पूरा अधिकार है। जी मगर आपने जो ऑप्शन छोड़ा, आपने तो ऑप्शन नहीं छोड़ा। बीजेपी तो ठीक है, आपने कहा खराब है, एमआईएम को आपने कहा रहने लायक नहीं, फिर तो ऑप्शन ही नहीं बचा हमारे पास। नहीं तो फिर मैं वापस कांग्रेस में जोड़ा। अगला सवाल जो है परवेश पठान साहब, एक साहब का ये है कि प्रभाग नंबर 12 से किसी ने हमें सवाल भेजा कि प्रभाग नंबर 12 से सैयद बबलू भी नगर सेवक के इलेक्शन में खड़े रहना चाहते हैं और वो आपका उनका ताल्लुक काफी अच्छा है, अपना ताल्लुकात बहुत अच्छे है, तो क्या आपका क्या इसके ऊपर इरादा है? अच्छा बच्चा और है, अगर वो खड़े रहते हैं तो क्या आप उनके सामने खड़े रहेंगे? बच्चा अच्छा है। देखो अभी क्या हालात बनते जवाब साहब, अभी टाइम है और मेरे को भी कैसा ऐसा वो नहीं है। मैंने आपको पहले बताया कि मैं इच्छुक नहीं है, पब्लिक दे रही है आपको। पब्लिक और मेरे वार्ड के लोग इच्छुक है कि मैं खड़े रहूं। मेरे को आज भी उमंग नहीं, मैं वैसे भी काम करता ना, काम करने का जज्बा होना जरूरी नहीं है कि ये चीज मिले। मगर आज पोजीशन ये आ गई कि हालात ऐसे आ गए कि लोगों को ऐसा लगता है कि परवेश पठान के जैसे लोग आज मैदान में होना। क्या परवेश पठान साहब, जैसा आपने बताया कि आपको नगर पालिका के सारे कायदे कानून पता है, आपने किताब बुला के स्टडी की किस तरह नगर पालिका से काम लिए जाए, आपने दिखाया अपने कार्यकाल में, क्या आप चाहते हैं कि तमाम कम से कम मुस्लिम इलाके जो है हमारे, जहां अल्पसंख्यक वार्ड है, जहां से मुस्लिम नगर सेवक चुनकर जाते हैं, तो ऐसे लोग चुनकर जाए? आप ऐसे ही, चलो कोई और पार्टी की तो हम बात नहीं करेंगे, आपकी पार्टी से आप ऐसे डिमांड करेंगे कि ऐसे लोगों को टिकट दिया जाए? बिल्कुल, कि जो पढ़ा लिखा भी हो, जिसको नगर पालिका की सोच समझ हो, हर फील्ड में हो। ज्यादा जवाब साहब हालात के हिसाब से उसने उसमें मन जाना, ये आप अपनी पार्टी से मांग करेंगे? बिल्कुल करूंगा कि ऐसे लोगों को टिकट दो, ऐसे लोग जरूरी भी है। आज जरूरत है गांव को ऐसे लोगों की, क्योंकि हालात खराब है। आज देखो कहीं भी जाओ तुम तो अपने को हिकारत की नजर से देखा जाता। आज अपने जैसा बोलने वाला कोई नहीं। अपने गांव में खामगांव शहर के अंदर कोई ऐसी अपने सियासी लीडरशिप पैदा नहीं करे। ये अपने आपस की रंजिश की वजह। तू बड़ा है क्या, मैं तीर टांग कितना मैं बड़ा हूँ कि मैं तीर टांग। मैं बोलता एक लीडर चुनो, हम सब आपके पीछे आने को तैयार। बाकी चुनो ऐसा जो पढ़ा लिखा हो, दानिशमंद हो, तो हमको लेके चले। न तो हारा कोई भी कि मैं हूँ, वही आपको शेर सुना मैंने, रहनुमाई का वो दावेदार है और उल्टा जिसके हाथ में अखबार है। जी परवेश पठान साहब, यहाँ पर मेरे सवाल भी खत्म होते हैं, पब्लिक के सवाल भी खत्म होते हैं। अगर आप हमारे चैनल के जरिए से पब्लिक को कुछ मैसेज देना चाहे तो दे सकते हैं। मैं सबसे पहले जवाब साहब पूरे खामगांव के अवाम से गुजारिश करूंगा कि आज जो हालात है वो हालात को मद्देनजर रखते हुए आज ये जो सीमा घूम रहे, कोई बोलता है कि मैं मतलबी ग्रुप हूँ, कोई बोलता है कि मैं मेरा गट अलग बनूंगा, कोई बोलता है कि मैं इतने सीटा ला लूंगा। ये सब फालतू की बात है। मुसलमानों को गुमराह करने की एक बहुत बड़ी साजिश हो रही, और ये लोगों को जो आज जो साजिशें कर रहे, इनको कौम से कोई हमदर्दी नहीं। तो मेरा लोगों से एक ऐसा मैसेज है कि भाई इस मर्तबा फुल मेजॉरिटी के साथ में सेकुलर पार्टी कांग्रेस पार्टी इसको पूरे बहुमत के साथ चुन के लाओ, इनके साथ में रहो, क्योंकि आज जरूरत है। देखो मैंने आपको पहले को बताया कि मेरा असद साहब से कोई लेना देना नहीं, वो बड़े लीडर है, मैं उनके कार्यकर्ता रहने की पे वो नहीं रखता। बाकी मैं वो उनके मेरे दिल में उनके वास्ते इज्जत है। बाकी आज खामगांव के हालत के हिसाब से कांग्रेस पार्टी जरूरी। और मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात बोलना चाहता कि आज जो लोग आपके चैनल के माध्यम से भी उन्होंने बोले कि भाई इतना विकास हुआ, हमने इतना विकास करे, यहाँ पर इतना विकास करे, वहां पर जैसा विरोधी की बात कर रहा मैं अपने कौन। तो मैं जब आपने इतना काम करे पूरे गांव में वावेला है कि नहीं, बहुत आप ही बोले, लोग नहीं बोलते, इतने काम करे और आपको इतना कॉन्फिडेंस है, तो मैं आपको एक राय देना चाहता कि आप डायरेक्ट बीजेपी के सिंबल पे खड़े रहो। अगर आपने वाकई में काम करे होंगे तो आपको लोग सराखों पे बैठा के चुन के लाके देंगे। पार्टी कोई भी, आप तो पार्टी तारीफ कर रहे ना कि भाई आकाश फुलकर साहब के माध्यम से हमने इतना काम करे, हमारे नगर पालिका में भाजपा के माध्यम से इतना काम करे, जग जाहिर बोल रहे आपके चैनल के माध्यम से। तो मैं इनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जब आपने इतना काम करे
तो यकीन मानो आप वो पार्टी से धोखा मत करो जो पार्टी ने आपके साथ में इतना रह के आपने इतना काम की। तो आप सीधा सीधा भाजपा के सिंबल से खड़े रहो, आपने काम किए होंगे तो लोग आपको सर आंखों पे बैठाएंगे। ठीक है परवेज पठान साहब, आपने अपना कीमती समय हमें दिया, अपना वक्त दिया, उसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। ठीक है, शुक्रिया जवाब साहब। ये थे परवेज पठान साहब, जिनको आपने सुना, उन्होंने अपना इरादा बताया, अपना काम करने का तरीका बताया और क्या वो करने वाले हैं, पब्लिक उनको खड़े करना चाहती है, अपने दिल की सारी बात उन्होंने बताई, उनको हमने सुना। इंशाल्लाह अगले हफ्ते फिर हम हाजिर होंगे किसी नए मेहमान के साथ। अगले हफ्ते के मेहमान के नाम का मैं आपको ऐलान करता हूं कि अगले हफ्ते हमारे जो मेहमान रहेंगे वंचित बहुजन आघाड़ी के अल्पसंख्यक शहर अध्यक्ष अंजुम शेख साहब रहेंगे। अगर आप उनसे कोई सवाल करना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे अकाउंट की लिंक दी गई है, उसके जरिए अपना सवाल हमें भेज सकते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह अगले हफ्ते। अस्सलाम वालेकुम।